Good evening, everyone, and thank you again for joining us on another episode of KDR Talks. Last हमने already 4 episodes हम conduct कर चुके हैं. So we have speakers from the jewelry department. We had speakers from the export and import business. We had speakers from various other departments. And जैसे कि हम जानते हैं कि अभी मानसून चल रहा है, तो अभी मानसून चल रहा है राइट. तो हमारा मेन फोकस रहा है कि हम लोग किसी ऐसे को लेकर आए कि जो मानसून से रिलेटेड या रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हमें कुछ बता पाए. So today we have Mr. Sandeep sir with us. Just give me a minute. Yes. So we have Mr. Sandeep sir with us. So I'll just give a short brief introduction about him. So Sandeep sir has done his Bachelor of Civil Engineering from Mumbai University. He has been a renowned rainwater harvesting expert and consultant. His company Waterfield Technologies Private Limited has successfully implemented projects all over India. इंडिया में जितने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स है संदीप सर एंड उनकी कंपनी ने काफी अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया है. ही इज आल्सो अ लाइफ मेंबर ऑफ द इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन and they have also presented various case studies in the department of rainwater harvesting. And he's also been an empaneled consultant by the Thane Municipal Corporation. So जिनको भी आज हम लोग ला रहे हैं आपके सामने, he has a vast experience in the rainwater harvesting technologies. So over to you, Sandeep sir. Thank you. Thank you, तुषार जी. And नमस्कार सभी को. मेरा नाम संदीप अध्यापक है और आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस विषय पर बात करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ केडिया टॉक्स प्लेटफॉर्म को और केडिया जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया है. पिछले 23 सालों से इस विषय में हम काम कर रहे हैं. मेरी कंपनी वाटरफील्ड टेक्नोलॉजीज को लेकर, और पूरे भारतवर्ष में हमने 2000 प्रोजेक्ट्स किए हैं आज तक. शुरुआत हुई थी ट्राइबल स्कूल से लेके, और आज हम फॉर्च्यून 500 कंपनीज गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं, और रूरल, अर्बन, ट्राइबल सारे एरियाज में काम किया है, और सब मिला के 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स. तो आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं. आप सभी ने ये टाइम निकाला है, ज्वाइन किए हैं आप इस सेशन में, जिसका टाइटल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है इसके बारे में आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं. मेरा सरनेम अध्यापक है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि हम सब लोग विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं एक दूसरे से. तो ये मौका है आपके साथ शेयरिंग करने का, जिसको मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ. और आइए आज के टॉपिक को लेकर आगे बढ़े. स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. क्या आप सभी ये स्क्रीन देख रहे हैं? Yes, sir, it's visible, sir. तुषार, is it okay? Yes, sir, it's visible. Okay. तो शुरू करते हैं हमारी पहली स्लाइड से, जिसमें आप सभी का स्वागत है. और ये मैं बताना चाहूंगा कि आज का ये जो विषय है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, इसमें आप सभी का स्वागत है. अगले आधे घंटे में हम इस विषय को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और हमें रुकना है. तुषार, आप थोड़ा सा ख्याल कराइएगा. ये पानी का विषय है, इतने कम समय में समझाना एक चैलेंज है. मैं कोशिश करूंगा और आगे बढ़ते हैं. तो इसके कुछ पड़ाव होंगे. मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए ये करना चाहिए. हमारे यहाँ कोई कानून है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ. और इसमें चैलेंजेस क्या है, जिसकी वजह से इसे लोग सारे लोग नहीं अपना रहे. और आज मूवमेंट बहुत अच्छा है कंट्री में, देश में. हमारे जल शक्ति मिनिस्ट्री सबसे कह रही है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिशन आउट ऑफ 8 मिशंस ड्रिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज कैच द रेन कैंपेन. और देखेंगे फिर भी चैलेंज क्या है हमारे सामने, और उसका कुछ हल भी सोचेंगे. जो हमारा मॉडल होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, आपको बताने वाला हूँ व्हाट इट इज एक्चुअली, व्हाट इज द राइट मॉडल, और इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे. तो हम अपने आप इसे
अपने घरों में, अपने ऑफिसेस में, कारखानों में, अपने खेतों में, सब जगह अपनाना चाहेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हमारा बिलीफ है, पिछले 23 सालों से इस मिशन में काम कर रहे हैं। हमारा ये बिलीफ है कि सोशल, कल्चरल और फाइनेंशियल फ्यूचर जो होता है किसी कंट्री का, इट लाइज विद बेस्ट वाटर मैनेजर्स। पानी को लेकर देश का भविष्य बनता है, और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थिति देश की इस पर निर्भर होती है। इसको लेकर हम 2005 में हमारी कंपनी वाटरफील्ड टेक्नोलॉजीज को निकले, जो आज 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है, और एक इफेक्टिव सॉल्यूशन ऑन टोटल वाटर मैनेजमेंट जो हम ऑफर करते हैं, भी खास करके फ्रेश वाटर, रेन वाटर और ग्राउंड वाटर को लेके काम करते हैं। और आवर विजन, हमारा ये विजन है टू सर्व एज अ लीडिंग फ्रेश वाटर मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया, एंड mission is to enable people and organizations both become self-sufficient of their water requirements by offering an effective solution on total water management। तो ये जो विषय है, हमें पानी के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम आने वाला विषय है, आप सभी से जानें। हमारा जो बिग हैरी ऑडिशियस गोल है, 10,000 लोगों तक पहुंचना चाहते हैं 2025 तक, और इस प्लेटफॉर्म के तरह आज हम कुछ लोग पार्टिसिपेट हुए, कुछ देखेंगे इसे लाइव, कुछ बाद में। हम ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और ये मालूमात कराना चाहते हैं उनको कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अवर मोटो इज टू ब्रिंग वाटर अबंडेंस, इस भारतवर्ष को जल समृद्ध बनाएं, ये हमारा मोटो है। और इस काम में मेरी धर्मपत्नी शीतल, मेरी लड़की जो अब सिविल इंजीनियरिंग करके हमें ज्वाइन हुई है पिछले साल, पूरी फैमिली और हमारी टीम, जिसमें इंजीनियर्स है, लड़के लड़कियां दोनों हैं, इंजीनियर्स है, जियोलॉजिस्ट, ये सब टीम मिलकर ये काम कर रही है। और कुछ अवार्ड्स मिले हैं, वो तो अप्रिसिएशन है, जो हमें बताते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही करें और इसको और ज्यादा तौर पर करें। और ये 2 कंपनियां हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एक में बिजनेस हो रहा है और एक में हम नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब उसमें से हम कुछ मुनाफा नहीं लेते, ना सैलरी लेते हैं। जो भी उसमें फंडिंग आता है, सेक्शन 8 कंपनी है, एनजीओ है, एनपीओ है, और उससे हम अवेयरनेस करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं और प्रोजेक्ट्स भी करके देते हैं। सीएसआर के अंडर ये कंपनी जो भी फंडिंग आता है उसमें लोगों को टर्न की प्रोजेक्ट करके देती है। अवेयरनेस तो हम अपना फंड करा के उसमें से कराते हैं, क्योंकि हमारी जवाबदारी है। तो कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने हमारे इस काम को पसंद किया है और भारतवर्ष में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं। टाटा है, एशियन पेंट है, जेएसडब्ल्यू है, वेदांत, डीमार्ट, डिकैथलॉन, हर सेक्टर में है। 9.5 से ज्यादा डेवलपर्स के साथ काम कर चुके हैं। और हाउसिंग सेक्टर है, या फिर ट्रैवल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, ऑयल रिफाइनरीज है, सबके साथ काम किया है। हॉस्पिटल्स, होटल्स, सब जगह जहां पानी लगता है वहां हमारी एक्सपर्टीज जो है लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है, और कई बेनिफिट हुए हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं यही बताना चाहता हूँ, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनली इसको प्रैक्टिस किया जाता था अलग अलग नाम से, हर प्रदेश में इसको अलग अलग नाम से प्रैक्टिस किया जाता था। आज स्थिति ये है कि ये पुरानी जो स्ट्रक्चर्स है, इसको हमने शायद दुरअंदाज कर दिया, इसका सही तरीके से ख्याल नहीं रखा। इसलिए आज जरूरत पड़ी है कि हमें और रास्ते ढूंढने पड़े। और ज्यादातर आज आप देखेंगे तो भारतवर्ष में जो डैम्स बनते हैं पानी को जमा करने के लिए, इसका एक दौर चला और महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा डैम्स महाराष्ट्र में है। आप ये नंबर देखेंगे, छोटे आंकड़े हैं, लेकिन ये पूरा सबसे ज्यादा शेयर जो है, ये स्टेट्स है, स्टेट्स के नाम है और उनके कितने डैम्स है वो स्टेट्स में, तो सबसे ज्यादा डैम्स आप देखेंगे महाराष्ट्र में। इसके बावजूद भी पानी की जो समस्या है वो आज भी महाराष्ट्र में हल नहीं हुई पूरी तरह से। तो डैम बनाना ये कोई अंतिम इलाज नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और शायद ये इलाज ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो आज आजादी के बाद 75 साल हो गए हैं, हमने इतने डैम्स बना दिए हैं अंग्रेजों से
लेकर आज हमने भी काफी डैम्स बनाए, बड़े बड़े हैं, बड़े छोटे मिला के सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, फिर भी पानी की समस्या है। तो कुछ गलती हुई है। तो एक शायराना अंदाज है जो मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने वो पढ़ा, जो कहता है कि ऐसी एक खता हम सारी उम्र भर करते रहे, एक गलती एक खता हम सारी उम्र भर करते रहे, धूल जमी थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। तो पानी की समस्या का जो हल है, समाधान है, जो हम कर रहे हैं, बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, नए डैम्स होने चाहिए ऐसी मांगे हो रही है, इसमें ये समाधान नहीं है, इसमें ये उत्तर नहीं है। और इसी का नतीजा है कि आज ये जो समस्या है इसका गंभीर रूप धारण कर चुकी है और कुओं में पानी नीचे तक उसका स्तर है। और गांव में आप देखते हैं महिलाएं शोषित है इसको लेकर, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में बन गई है कि पानी की व्यवस्था करें। आप देखेंगे पुरुष ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, भले वो दूसरे और काम करते हैं, लेकिन इस वजह से जो शोषण है महिलाओं का गांव में होता है। और आप देखेंगे एग्रीकल्चर में भी इसकी स्थिति बहुत कठिन है। पानी की कमी की वजह से सिर्फ बारिश में हम खेती करते हैं, जबकि भारतवर्ष एक बार एग्रीकल्चर कंट्री करके पूरी दुनिया में जिसका नाम रह चुका है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि सिर्फ बारिश पर खेती हो रही है, हमारे हाथों को काम नहीं है और उपज उतनी नहीं हो रही जितनी हमें जरूरत है। और ये सब इसीलिए है क्योंकि हम पानी को नहीं संभाल रहे हैं। आप देखेंगे कारखानों में भी यही हालत है, शहरों में नलों के भी यही हालत है। आज कई शहर हैं, मैं पिछले हफ्ते कोल्हापुर गया था और नासिक आया हूं आज। मैं हूं मुंबई से, लेकिन कहीं पर 8 दिनों के बाद औरंगाबाद में गया था, संभाजी नगर, 8 दिनों के बाद एक बार पानी आ रहा है नलों में। तो एक बार मैं अंबे जोगाई गया था, वहां 23 दिनों के बाद एक बार पानी दिया जाता है। तो इस तरीके की जो मतलब स्थिति है शहरों की, तो वो जो स्थिति है इसका कारण है क्योंकि हमने रेन वाटर को मतलब सोर्स करके उसको मैनेज शायद नहीं किया है। और इसका नतीजा है कि हमें जो इमीडिएट ऑल्टरनेटिव है हमारे सामने, पानी अगर नहीं आए हमारे घर में तो हम क्या करते हैं, टैंकर को इस्तेमाल करते हैं, टैंकर से पानी लाते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा और आप बताइएगा कि ये पानी जो टैंकर लाता है, क्या ये कोई लेबोरेटरी में बनता है जो कि हमें फॉर्मूला पता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन साथ में मिले तो पानी बन जाता है? ये तो नहीं पानी, ये कहीं से कुओं से या कहीं से पानी जो है कुदरत में जो इकट्ठा किया हुआ है वहीं से पानी लाके आपको बेचते हैं और आप इसको खरीदते हैं। और इसका जो प्राइम सोर्स है वो है रेन वाटर। तो आप ये समझिए, और ये समस्या अगर इसी तरह से गंभीर रूप धारण करेगी आगे चल के, तो ये हमारे लिए संकट है, क्योंकि इसका एक निजीकरण किया जा रहा है, पानी का व्यवस्था का निजीकरण किया जा रहा है देश में। और पहले आज आप अगर पलट के इतिहास देखें तो पहले जो लोग भारतवर्ष में आए थे, जो मसाला बेचने आए थे ट्रेडर्स करके, उन लोगों को लेकर मतलब आप सोचिए जो हमारे एम्परर बने, हम पर जिन्होंने राज किया, स्वतंत्रता खो दी हमने उनके हाथों, जो ट्रेडिंग करने आए थे, आज पानी को लेके यही स्थिति है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। और जब बात आती है टेक्नोलॉजीज की, जो हमारा आज का विषय है कि टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, सोल्यूशन में, तो आप देखें आज की तारीख पे जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो या अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल हो पानी को साफ करने के लिए, रिवर्स ऑस्मोसिस हो, घर में तो रिवर्स ऑस्मोसिस बैन किया गया है, उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कारखानों में उसको इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी जैसी कई तकनीकी व्यवस्थाएं भी मौजूद है। हमारे देश के साइंटिस्ट, BARC जैसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बनाई है। और ये सब ETP जैसे इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, आपने कुछ सुना होगा इसके बारे में। STP मतलब घर से निकलने वाला गंदा पानी है, उसको साफ किया जाता है इस टेक्नोलॉजी से। ZLD मतलब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कारखानों में होता है कि जो पानी लेते हैं वो पूरा का पूरा इस्तेमाल होता है, रिसाइकल होता है। एक तरफ ये है टेक्नोलॉजीज, दूसरी तरफ देखिए ड्यू ड्रॉप हार्वेस्टिंग, ये वर्ड आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसे भी प्रदेश है भारतवर्ष में जिसमें
सुबह के टाइम में जो बादल गुजरते हैं पहाड़ों से, उन पहाड़ों पर जो बस्तियां हैं छोटी छोटी, जिनमें नल का पानी नहीं जाता, ना टैंकर, तो वो ये जो बादल है उनको एक तरीके का ऐसा एक अटकाव करते हैं, जो कुछ नायलॉन की जाली लगा देते हैं, जिसमें ये बादल जाने से, या कोहरा जो है जिसे कहते हैं सुबह फॉग, वो पास होता है हवा के साथ में, तभी वो पानी बनता है, उसका बूंदे बनती है, और वो इकट्ठा करके नीचे बांबू लगा रहता है स्लोप करके एक बाल्टी में, वो एक बाल्टी उस परिवार का पूरे दिन का पानी का प्रबंध होता है। तो ऐसे भी हमारे गांव है हमारे भारतवर्ष में। दूसरी तरफ डीह्यूमिडिफायर जैसी मशीनें आ रही हैं, आप देखेंगे मार्केट में कि वो हवा से पानी बना के आपको पिलाती है पैसा ले। तो आगे चल के अब टेक्नोलॉजी की जब बात होती है तो डीसैलिनेशन जैसी टेक्नोलॉजी, जिसमें समुन्द्र का खारा पानी मीठा करके कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी है तब सही है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो आप देखेंगे कि आपको फिर ये जरूर महसूस होगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि डीसैलिनेशन में जितना पैसा लगेगा, जितनी लागत लगेगी, एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी शायद ही हम जुटा पाएंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, अगर 2 गिलास पानी दिया जाए, पहले ग्लास में है सीवेज वाटर, ट्रीटेड वाटर है, गंदा पानी साफ किया हुआ, और दूसरा ऑप्शन है रेन वाटर, तो ज्यादातर लोग रेन वाटर पसंद करेंगे। तो यही है आंसर, आप सही है। और जो वाटर साइकिल है इसका हम जब विचार करते हैं तो ये जो 4000 साल पहले, 4000 ईयर्स, 4000 साल पहले ऋषि थे जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ग्रंथों में लिख रखा था, कणद ऋषि करके थे, इस वाटर साइकिल के बारे में, ये कैसे जलचक्र चलता है सृष्टि का। और आप देखेंगे कि जब बारिश होती है, इससे पहले जो स्थिति होती है उस पदार्थ की, वो द्रव, मतलब द्रव रूप नहीं होती, वो गैस में, वायु रूप में होती है। बादल तो वायु रूप होते हैं, लेकिन बादलों से जब वर्षा होती है तो वो द्रव रूप में होती है। तो पानी का पहला रूप बारिश है, और उसका आखिरी जो पड़ाव है धरती से होते गुजरते, हाँ, उसका आखिरी पड़ाव जो है वो समुंदर है, क्योंकि समुंदर से जो सूरज की गर्मी से भाप हो जाता है वो फिर गैस हो जाता है। तो आखिरी पड़ाव जो है वो समुंदर में पानी है, समुंदर का पानी। अब जब हमारे रोज बराची की जिंदगी में इस्तेमाल के लिए जब पानी की जरूरत पड़ती है, तो हमें अगर लाना है तो वो कहाँ से लाया जाए? समुंदर से लाना सही है या बारिश को इकट्ठा करना सही? सब लोग यही दोहराते हैं 3 R's, आप सबको पता होगा ये, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। लेकिन जब पानी की बात आती है, हमारा फॉर्मूला आप याद रखिए, ये ज्यादा काम आएगा। R³ 3R। R³ का मतलब है रिस्पेक्टिंग रेन एज अ रिसोर्स फर्स्ट, एंड देन रीयूजिंग, रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग। तो फर्स्ट थिंग शुड बी फर्स्ट। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये करने से क्या होगा। तो पहले तो आप वाटर सफिशिएंट हो जाओगे, आप वाटर इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप आत्मनिर्भर हो जाओगे पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए। और फिर अगली स्थिति आएगी जिसमें वाटर न्यूट्रल, मतलब जितना आप पानी ले रहे हैं उतना आप पानी कुदरत को वापस दे रहे हैं, तो आप कुदरत से ज्यादा कुछ नहीं ले रहे, तो यू आर वाटर न्यूट्रल। और इसके आगे की स्थिति होगी कि आप जितना इस्तेमाल कर रहे हो उससे ज्यादा कुदरत को दे रहे हैं, तो इट इज वाटर एबेंडेंस, वाटर सरप्लस जैसे ये स्थिति आएगी। तो ये वाटर साइकिल जब हमने देखा, तो हमारे शास्त्रों में भी, हिंदू शास्त्र में जो कहा गया था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, इसका मतलब ये है कि जर्नी ऑफ द वाटर ऑफ दिस अर्थ, आकाशात पतितम तोयम, वाटर इज तोयम, यस, शायद कहाँ बैठे और कुलकर्णी सर, yes, they are waiting for you. Please, here is. I'm sorry. तो ये जो है, जो जब कहा गया है कि इसका जर्नी शुरू होता है आकाश से, और
समुद्र में खत्म होता है। तो इसको आप ख्याल करें। तो हमारा जो एम है वो ये होना चाहिए कि इफ रेन इज द प्राइम सोर्स ऑफ ऑल वाटर ऑन दिस अर्थ, वी शुड बी रेडी टू कैच द रेन फर्स्ट टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट। हमें तैयारी करनी चाहिए पहली वर्षा आने से पहले। अब ये जून का महीना है, कभी भी बारिश आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो केरल तक आ गई है। तो ये सही टाइम है इस विषय पर काम करने का और जानने का कि इस बारिश को हम जमा करें और हमारे अगले वर्ष तक इस पानी के संकट से दूर रहे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो डेफिनेशन है मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। इट इज एन इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन्ड, इसका एक डिजाइन बनता है और बहुत इफेक्टिव है, इंक्लूडिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है ये टू फुलफिल सेकेंडरी वाटर नीड्स। हमारी जो रोज की जरूरत होती है उसमें प्राइमरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स दोनों होती है। प्राइमरी नीड में ड्रिंकिंग वाटर नीड है, तो ड्रिंकिंग वाटर नीड को हम बाजू में रखेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके अगर हम सेकेंडरी वाटर नीड्स को पूरा करें तो भी इसका बहुत सा हल निकल जाएगा। तो फुलफिलिंग सेकेंडरी वाटर नीड बाय कलेक्टिंग रेन वाटर व्हेनेवर एंड वेरेवर इट फॉल्स। ये जहां भी गिरे उसे आप पकड़ लीजिए, रुका दीजिए। यूटिलाइजिंग इट ड्यूरिंग मॉनसून, इसका इस्तेमाल कर लीजिए बारिश में। और रिचार्जिंग द सरप्लस टू मेक ग्राउंड वाटर सोर्सेज सस्टेनेबल। और जो बची हुई है, मतलब हमारी जरूरत इतनी होती है कि इससे ज्यादा हम जमा कर सकते हैं हमारे छतों से पानी को। 10 मिनट में टैंक भर जाता है, इसमें हमारा दिन निकलता है, लेकिन वर्षा बारिश तो चलती रहती है। तो जो ज्यादा है उसको आप वेस्ट मत कीजिए, ऐसे सिस्टम डिजाइन कीजिए कि वो जमीन के नीचे स्टोर करके उसको जमा करके रखे, ताकि जब बारिश खत्म हो हम उसी से उसको भूजल के रूप में निकालकर अपने काम चलाए। और इस तरीके का ये एक सिस्टम बना होता है जिसमें ये ग्राउंड वाटर सोर्स जो है, भूजल के स्रोत है, वो सस्टेनेबली पूरे साल भर हमको पानी दे सकते हैं। तो आज भी भारतवर्ष में हम ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। अब ये देखेंगे कि हार्वेस्टिंग ये वर्ड आया कहाँ से है। थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ये किसान से आया हुआ है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिलेट कर सकोगे, क्योंकि ये किसान जो है हार्वेस्टिंग करके जब मतलब जो भी है प्रोड्यूस घर में लाता है, धान हो या अनाज हो या जो भी है, फल हो फूल हो, तो उसको पहले कंज्यूम किया जाता है, सेलिब्रेशन होता है, पार्टी होती है, खुशियां मनाई जाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से है, ओणम हो, पोंगल हो, या फिर संक्रांति हो, या फिर बैसाखी हो। हाँ, ढोल बजते हैं, डांस होता है, नाच होते हैं, क्योंकि वो खुशी का दिन होता है जब वो प्रोड्यूस जो हार्वेस्ट किया हुआ जो भी है वो घर में लाया जाता है। फिर दूसरा स्टेज क्या है कि हम उसको कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद में जो बचा है उसमें से हम कुछ बचा के रखते हैं पूरी फैमिली की नीड के लिए, जो साल भर की नीड हो। इमीडिएट कंजम्पशन, एनुअल रिक्वायरमेंट को स्टोर करते हैं, नीड को, और बचा हुआ मार्केट में बेचते हैं। हम ये तो नहीं करते कि कल धान लाया है घर में, हाँ, खुशियां मनाई, हमने खाया ही नहीं, पूरा बेच दिया और फिर दूसरे दिन उसी को खरीद के लाए कुछ किलो और फिर खाना बनाए। ऐसा तो नहीं करते किसान। तो ये जो विजडम है, हम पानी के हार्वेस्टिंग में भी यही इस्तेमाल करें। बारिश जब आती है तब उसको रोक के उसको फिल्टर करो, उसको जमा करो, यूज करो, और जो बचा हुआ है उसको रिचार्ज करो। ये आप कहाँ कर सकते हो? सब जगह। आपके एग्रीकल्चर फील्ड्स में करें, और बिल्डिंगों में करें, फार्म हाउसेस में करें, इंडिविजुअल हाउस में करें, हॉस्पिटल्स है, कमर्शियल बिल्डिंग्स है, इंस्टीट्यूशंस है, गांव में करें, शहरों में करें, पहाड़ों में करें। अब इसमें एक मेजर पोर्शन है मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जहां टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत होती है, जो कि एरिया है जियोलॉजी, जिसको सही तरीके से जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पानी जो बारिश में आता है उसको तो हम जमा कर लेंगे, लेकिन जो 8 महीने के लिए स्टोर करना है, वो स्टोर करने के लिए इतनी बड़ी टैंक कैसे बनाएंगे, ये एक समस्या है। तो इसका हल मैं बताने जा रहा हूँ। आप जब ब्लड डोनेशन की बात आती है तो आपको पता है कि सुई चुभाई जाती है, उंगली में से खून निकलता है, लेकिन वो उतना ही निकलता है जिससे हम सिर्फ टेस्ट कर पाते हैं। लेकिन जब when you get qualify for donation, blood donation, आपको कहा जाता है, एक तरीके से लिटाया जाता है और यहाँ पर पट्टी बांधी जाती है और फिर सुई चुभाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि
मतलब यू कैन डोनेट 350 ml ऑफ ब्लड, यू नो। सो सेम एक्शन है शरीर में सुई चुभाना, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अलग आता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो जानते हैं एनाटॉमी को, और वो ये कर सकते हैं। देखने में तो दोनों जगह पर सुई लगाई है, लेकिन फिर भी नतीजा अलग अलग है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ग्राउंड वाटर जो एक्सेसिबिलिटी है, जब भूजल का हम इस्तेमाल आज भारतवर्ष में पीने के लिए कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, जो ढूंढने का जो तरीका है भूजल का, वो जो तरीका है पुराना है, और उसको आज वहां पर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। और इससे फिर फायदा क्या होगा, अगर हम ये ढूंढ सके कि कहां पर वहां सर आपका वॉइस, यस सर। क्या आप आवाज ठीक सुनाई दे रही? नहीं सर, एको हो रही है, आपको एक आवाज बंद करनी पड़ेगी आपके। मैंने मोबाइल की बंद कर दी है। अब यहाँ से आपको आवाज शायद क्लीन आएगी, जहां से मैं शेयर भी कर रहा हूँ। यस तो ये सर, ठीक, प्रॉपर अभी। यस ठीक है, परफेक्ट। यस सर, जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड कैमरा सर। I'll share the screen also. ठीक है, I'll share the screen. यस सर। Come back to normal. और फिर यहाँ से लॉग आउट हो जाऊंगा। ठीक है, I'll log out from here. तो please allow me to share this screen. Okay. Okay, presentation. और अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये स्क्रीन आप देख रहे हैं। I'll share this screen. So, is it visible now? Yes sir, there's a very little disturbance in voice. I log out from this system. Okay sir. I'm logged out. अब एक ही सिस्टम में ठीक सुनाई दे रहा है ना? Yes sir, it's clear sir. So we shall continue from the slide where we had stuck up. Sorry for the inconvenience because of the internet issues. Anyway, हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि ये जो टेक्निक है जिसमें हम ब्लड डोनेशन के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी और फिर हम आगे बढ़े थे। तो रेन वाटर जो है वो दो तरीके से मतलब उसको करते हैं हार्वेस्टिंग को। दो तरीके हैं। पहला तरीका है जिसमें पानी को छत से कलेक्ट किया जाता है, और छत से कलेक्ट करने के बाद में जो पानी है वो आप अगर जब जमा करते हैं तो उसको रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और जब हम जमीन से पानी को जमा करते हैं जमीन की सतह से, तो उसको सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसके ये 7 स्टेजेस है। ये कैसे किया जाता है? तो पहला स्टेज है जिसमें इसको कलेक्ट करना है, दूसरे में इकट्ठा करना है, मतलब उसको पकड़ना है छतों से और फिर उसको पाइप में लेके एक जगह ले आना है। फिर नेक्स्ट स्टेज है जिसमें इसको फिल्टर करना है। तो ऐसे फिल्टर्स अवेलेबल है जिसमें ये पानी साफ होके आपके टैंक में आ जाता है। फिर उसको छोटे से टैंक में स्टोर करके बारिश के दिनों में इसी टैंक में से इसका इस्तेमाल करना है। तो जब हमने कहा था किसानों की जो बात थी कि जो भी हार्वेस्ट करके लाया जाता है उसको कंज्यूम करते हैं, तो इसके लिए जगह बनानी चाहिए जहां छोटे मात्रा में उसको जमा करके कंज्यूम किया जाए, और कंज्यूम करने के लिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बने। और नेक्स्ट जो स्टेज आता है जिसमें फिल्टर करके उसको फिर जमीन के नीचे डाला जाता है। तो ऐसे 7 स्टेजों में पानी को हम मैनेज करते हैं। इसके कानून बने हैं, कंपलसरी किया गया है
शहरों में, गांवों में, सब जगह पर इसे कंपलसरी किया गया है। और कानून के बारे में आपको सरकारी अफसरों भी वो भी बता देंगे, इंटरनेट पे भी काफी मालूमात है। मैं चाहूंगा आपको ये बताना कि ये जो 7 स्टेजेस है, ये आप देखिएगा मॉडल जो आपके सामने है, इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये किया जाता है। ये छत का पानी आया, ये फिल्टर में गया, फिल्टर से 10% पानी और कचरा बाहर निकल गया और 90% पानी अपने टैंक में ले लिया। टैंक में मोटर डाल के ये अलग टैंक से अपने टेरेस पर चढ़ा के उसको खाली टॉयलेट में यूज कर लिया, चाहे ये सिंगल बंगलो हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, यही सिस्टम लगे। और ये फिर टैंक का जो ओवरफ्लो है, वो पूरा पानी गटर में जाने से पहले पहले वो मॉड्यूलर रिचार्ज पिट जो हम बना देते हैं, जिसमें नदी की रेत होती है, और फिर छान के इस पानी को हम बोरवेल में डालते हैं, ताकि बारिश में ये पानी यूज होने से बोरवेल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो ज्यादा पानी है उसको हम साफ करके बोरवेल में जमा करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, जिसको आर्टिफिशियल रिचार्ज बोलते हैं। और फिर यही पानी हम टैंक में लेके बारिश के दिनों के बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था के कारण आपकी जो पानी की निर्भरता है वो आपके आंगन में ही, मतलब आप ये इतना सारा पानी मैनेज करके आत्मनिर्भर हो सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत के पानी के ऊपर आप निर्भर नहीं रहते। तो ये ऑब्जेक्टिव है। शासन हमें कह रहा है हर घर नल से जल, या फिर आत्मनिर्भरता के बारे में भारत में बात हो रही है। तो आज का जो पानी हमारे नलों में आ रहा है, इसकी व्यवस्था है सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसमें कहीं पर डैम में पानी जमा होता है और वहां से पानी घर में लाया जाता है। क्यों ना हम अपने आंगन में ही उसका छोटा सा एक स्टोरेज क्रिएट करें। जो डैम का काम है, बड़े डैम का, वही हम करें, जो हमें करना आसान है, ताकि हमें डैम से पानी लाना नहीं पड़े। और डैम के आसपास के गांवों में पीने के लिए पानी नहीं होता है, और शहरों के लिए पानी जमा करके हम उसको लाते हैं पाइप से। और मुंबई जैसे शहरों में 100 किलोमीटर से पानी आता है, ट्रीट होता है, बेस्ट ट्रीटेड वाटर इन एशिया। एक नल से हम पीते हैं और दूसरे नल से उसको टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो इसको ध्यान में रख के आप ये देखिएगा कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हो, विकेंद्रीकरण कैसे हो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। कुछ जरूरतें हम आंगन में बारिश के पानी से ही कर ले पूरी, और फिर बाकी के लिए, पीने के लिए, हम खाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत के पानी के ऊपर निर्भर रहे। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स बताया गया है। सरकार का ये वन ऑफ द मिशन है। कह रहे हैं पर्जन्य जल संचयन कीजिए, भूजल व्यवस्थापन कीजिए। अभी सही टाइम है, आप लोग तैयार हो जाइए, इसको अपनाते हैं। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये भी एक स्लोगन आपने सुना होगा। अगर किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो उनके खेतों में ज्यादा पानी देना होगा, और हर पानी की बूंद में ज्यादा खेती करने का तकनीक हमें सीखना होगा। इससे हम ज्यादा फसल उगा सकेंगे और ज्यादा पैसा, हमारी आमदनी दुगनी कर सकेंगे। ये किसानों के लिए खास है। और इसीलिए हम जाने कि बारिश के पानी की खेती कैसे करें, ताकि हमारे खेती में पानी हमें उपलब्ध हो। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे कहते हैं, शाश्वत विकास ध्येय, हमारे देश ने भी इसको अपनाया है। 17 गोल्स है, इसमें से 6वां गोल है क्लीन वाटर। लेकिन पानी के ऊपर ये सारे गोल्स निर्भर है। नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होगी अगर पानी सही होगा देश में। भूखा कोई नहीं रहेगा क्योंकि बराबर का अनाज बनेगा। सेहत अच्छी होगी क्योंकि साफ सुथरी जिंदगी होगी, पानी होगा। तो स्कूल में भी आपने देखा होगा, हमने महसूस किया है कि टॉयलेट में पानी नहीं होता, इस करके खास करके लड़कियां स्कूल नहीं जाती। तो ऐसी सब समस्याएं हैं। इसका एक ही हल है, हम जल समृद्धि लाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। तो जल समृद्ध राष्ट्र बनाना हमारा कर्तव्य है। जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले देखिए चैलेंजेस क्या है, लोग क्यों नहीं अपना रहे। तो गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ाने के लिए इंसेंटिवाइज कर रही है। बहुत सी जगह पर ये कंपलसरी किया गया है, और साथ में अगर आप करें तो 5% आपके प्रॉपर्टी टैक्स में आपको छूट दी जाती है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में जो मेंटेनेंस करना है वो भी बहुत जरूरी है, वो हमें करना चाहिए। देन
अगर कंप्लायंस करके नहीं देखे, सिर्फ ये करने के बाद इसके ऑडिट भी करे और देखे कि ये सही चल रहा है कि नहीं, तो ये सही मायने में बेनिफिट देगा। तो हमारे यहाँ पर चैलेंजेस कई हैं और उसको एडवांटेज भी कर सकते हैं हम, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बारिश कम ज्यादा होती है, लेकिन कितनी कम या कितनी ज्यादा होती है उससे जरूरी है कि आप उसको कितनी बचाते हो, इसके ऊपर आपको पानी कितना मिलेगा ये तय होता है। जो इंटेंसिटी है बारिश के पानी की वो अलग अलग है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में। और खास करके महाराष्ट्र की बात करें तो मैं आपको बताऊं, ऐसे प्रदेश है जिसमें आप देख रहे हैं जो ग्रीन पार्ट है वो पूरा, ये जो ग्रीन पार्ट है वो पूरा पथरीला प्रदेश है, हार्ड रॉक जिसे कहते हैं, काला पत्थर। इसमें सिर्फ दरारें जो होती है उसमें से ही पानी बहता है। तो इन दरारों को हमें खोजना चाहिए और बारिश के पानी को उसमें भरना चाहिए। तो ये करने से हम फिर एक बार समझे कि ये करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, वरना जैसे शरीर शास्त्र है जिसमें टेक्नोलॉजी के सिवा हम आज जहां पहुंचे वहां नहीं पहुंचते, जितनी भी बीमारियां है, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप किया गया है हेल्थ साइंस में कि उसका उपयोग करके हम हमारी जिंदगी को सुधार लेते हैं, आयु हमारी बढ़ा लेते हैं, कुछ और जी लेते हैं। ऐसे ही हम भूगर्भ शास्त्र का अगर अभ्यास करें और इसके हिसाब से पानी के स्टोरेज की व्यवस्था करें, तो हमारे पूरे साल में पानी की समस्या का हल निकल आता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे नीचे फ्रैक्चर होने से पानी मिलता है, वरना ऊपर से जो स्लोप दिखता है और आप कहोगे कि वो स्लोप के ऊपर पानी मिलेगा, तो शायद गलत होगा, आपका खर्चा मतलब बेकार होगा। तो आपको पहले सर्वे करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको तय करना चाहिए कहाँ नीचे दरारें होने से ही पानी मिलता है और रिचार्ज हो जाए। तो इस तरीके के ग्राफ्स बनते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर। जैसे शरीर का मतलब चेकअप होता है, वैसे अर्थ का चेकअप हम करते हैं। इस तरीके से ये मशीन्स है, एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी है जिसको लेके हम 300 फीट तक जमीन के नीचे क्या है, कितनी दरारें हैं, कितनी कैविटीज है जिसको भरा जा सकता है, ये ढूंढते हैं। और फिर ये दूसरी मशीन है जिससे इलेक्ट्रिकल करंट पास करके वो कितने फीट पे ये है वो ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे एक्स और वाई डायरेक्शन में सर्वे करके इसको हम आपको बताते हैं कि कहाँ कुआं बनाए, कहाँ बोरवेल करें, और जिसमें आप पानी रिचार्ज कर सकते हो और जिसमें से पानी ले भी सकते हो। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। इतना ही बताना चाहूंगा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल अगर हम इन एरियाज में करें तो हमारा ये हल आसानी से निकल आता है। जो भी खर्चा करते हैं वो वैल्यू फॉर मनी होता है, उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है। और ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गाइडलाइंस हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भी दिया हुआ है। IS 15797 करके जो कोड है 2008 में पब्लिश किया गया था, और काफी सारे बाकी कोड्स है जिसमें इसके बारे में ज्यादा तकनीकी जानकारी दी है। मैं ये बताना चाहूंगा कुछ प्रोडक्ट्स है जो आपको लगेंगे प्रोडक्ट मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, वो भी ये अवेलेबल है मार्केट में। हमारी वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.waterfieldindia.com, waterfieldindia.com। तो ये एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में बताना चाहूंगा। हर घर में ये लग सकता है। जो छत का पानी है बारिश का, आप इस पे छोड़िए इस तरीके से मोड़ के, बेंड लगा के, और इसके अंदर जो स्क्रीन है उसमें वो साफ होके कचरा और 10% पानी नीचे निकल जाता है और बाकी 90% पानी टैंक में आप ले जा सकते हो। यहाँ पर एक डाइवर्टर दिया हुआ है, इसको बंद रखे। शुरुआत में बारिश में बहुत कचरा होता है, वो इसमें से पूरा नीचे निकल जाता है। इसको आप खोलेंगे तो 90% पानी जो साफ है वो यहाँ जाता है टैंक में, और 10% खाली नीचे निकल जाता है। तो इस तरीके से व्यवस्था है। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है अवेलेबल। आप इसको आसानी से लगा के दीवार में चिपका के, इसमें जमीन में कोई जगह नहीं जाने वाली। और ये 120 स्क्वायर मीटर रूफ एरिया, मतलब 1200 स्क्वायर फीट के करीब रूफ एरिया है। 1800 स्क्वायर फीट, 2250 स्क्वायर फीट, 350 स्क्वायर फीट और 500 स्क्वायर मीटर, मतलब 5000 स्क्वायर फीट तक ये जो दिया है। 5000, 3500, 2500, इस तरीके से 1800 और 1200
स्क्वायर फीट के एरिया में ये फिल्टर आपको लगाने होंगे, और इससे 90% पानी आपको मिलेगा, जैसे कि 480 लीटर 1 मिनट में मिलेगा इस फिल्टर में। तो आप देखेंगे 90% इसकी इफिशियंसी और ग्रेविटी पे चलता है, इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई विद्युत नहीं लगती, कोई फिल्ट्रेशन के लिए मतलब मेंटेनेंस नहीं लगता, अपने आप पानी साफ होता है, पानी पर चलता है और कचरा निकल जाता है। ये इसकी खूबी है। आप देखेंगे इस तरीके के रिचार्ज फिट करेंगे, इसमें रेत डालेंगे और साफ करके पानी छान के अगर हम बोरवेल में छोड़े तो ये बोरवेल भी सस्टेन हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग मॉडल्स आप देखेंगे। और कितना पानी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो जितनी बारिश होती है उससे 90% आप इस फिल्टर से पानी फिल्टर करके आपके स्टोरेज टैंक में और बोरवेल में आप छोड़ सकते हैं। कुछ केस स्टडी 5 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये महाराष्ट्र में आदिवासी स्कूल के लिए हमने प्रोजेक्ट किया था, सेंट्रल किचन के लिए, जहां पर ही आप देख रहे हैं सब सिस्टम्स लगी है, फिल्टर्स लगे हैं और पानी स्टोर होता है। और जो पहले वो टैंकर से यूज करते थे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, खर्चा बचता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचता है, और इंडिपेंडेंटली ये सिस्टम होने से वो आज पानी सही तरीके से उसको संभाल रहे हैं और पूरे साल चला रहे हैं। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हमने गवर्नमेंट के साथ भी, प्राइवेट सेक्टर में भी किए हुए, और 2 से 3 साल में इसका पैसा आपको वापस आ जाता है, जो भी लागत लगती है। क्योंकि आज ऐसी फैक्ट्री हम बनाने जा रहे हैं जिसमें रॉ मटेरियल फ्री है, रेन वाटर इज फ्री। रेन वाटर में अभी जीएसटी लगा नहीं है, तो इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हाँ, मुफ्त है, तो क्यों ना हम उसको जमा करें, इस्तेमाल करें और बाकी जमीन के नीचे स्टोर करें। तो बड़े बड़े कारखाने, कंपनियां कर रही हैं, उनको पता चलता है कि पैसा बचता है, अगले साल तो पैसा वापस आ जाएगा, तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते। हम सभी को ये करना चाहिए। अब इसके फायदे हैं, लास्ट 2 स्लाइड्स। सबसे कम खर्चे वाला ये पानी का प्रबंध करने वाला एक इलाज है। इसमें 33% तक आपकी पानी की जरूरत आप इंडिपेंडेंटली बाय यूजिंग रेन वाटर, बारिश को लेके आप कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करने से ग्राउंड वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत सुधर जाती है, पंप का खर्चा फिर कम हो जाता है, आप पानी निकाल सकते हैं आसानी से, और टैंकर से मुक्ति हो सकती है। आपको पता नहीं टैंकर में क्या क्वालिटी का पानी आता है और कितना आता है, और पैसा तो देना पड़ता है हर बार। तो ये रिकरिंग कॉस्ट है, वो कम कर सकते हैं अगर आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा हो। तो आपको सुखाड़ और बाढ़ दोनों से आप बच सकते हो अगर आप पानी को संभालें। और जो जमीन से मृदा, जो जमीन के ऊपर से जो सॉइल है वो बह जाती है पानी के साथ, वो भी कम बहेगी अगर पानी कम बहेगा। तो इसका इस्तेमाल जहां गिरे वही कर लेना चाहिए, और हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी कम हो जाएंगे। लोग सब कहते हैं कि अगला अगर युद्ध हुआ, विश्व युद्ध, तो पानी पर होगा। तो ये कहने से कुछ नहीं होगा। 2 तरीके हैं जिंदगी जीने के। एक तो तरीका है कि जो सबका होगा वो मेरा होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोच। और मुझे पता है आप सब लोग जो ये सुन रहे हैं वो दूसरी सोच वाले हैं, जो कहते हैं कि चलो हम कुछ जिम्मेदारी ले, कुछ करें और इसको बदल दें। तो आज के बाद आप ये जरूर कोशिश करेंगे इसको बदलने की, और हम आपके साथ रहेंगे। आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि बदलाव तो जरूरी है जिंदगी में। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो शायद ये पानी के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए ये सबसे सही दिशा है। माफी चाहूंगा, बीच में कुछ तकनीकी डिफिकल्टी की वजह से फ्लो कट हो गया होगा, लेकिन अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा। हम सब मिलकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जाने और इस कैच द रेन वेयर इट फॉल्स में शरीक हो, और हमारे पानी की समस्या का हल आसानी से इसको इस वर्ष हम अपनाएं और जल समृद्ध भारत वर्ष बनाएं। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कुछ सवाल है तो आप जरूर पूछिए। थैंक यू संदीप सर। सर आपका कैमरा ऑफ है। और थैंक यू संदीप सर फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। एंड यस, हमने बीच में थोड़ा सा लिंक टूट गया, बट काफी चीजें जो मुझे एज अ न्यूबी और ऑडियंस को भी सीखने को मिली। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो पहला थॉट मेरे दिमाग में था कि यार हम लोग नॉर्मल, सपोज कोई घर में हम लोग डेली पानी तो हर काम में यूज कर रहे, राइट, बट सपोज किसी ने ब्रश करते टाइम नल चालू रख दिया है, तो वो सारी चीजें मैटर करती है। जैसे आपने बोला महाराष्ट्र में या ऑल ओवर इंडिया में कहीं ऐसे गाँव है जहाँ पे हफ्ते में एक बार पानी आता है।
तो वो आई राइट। फील एक सारे यूजर्स को वो एक चीज पे ध्यान देना है कि हम जहाँ पे भी वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट वो नहीं करना चाहिए। तो उस पे इम्पैक्ट अगर हम थोड़ा दे सकते हैं तो। सेकेंड सर एक था कि जो मुझे पर्सनली लगा कि आपका विजन काफी आगे का है एंड काफी अच्छा विजन है आपका, कि आपको एक गोल दिखता है ना, आप उसको चेज कर रहे हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। तो सर कुछ क्वेश्चंस थे जो टीम से भी आए हैं और इंडिविजुअल मेरे भी थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट रोल, जो कि ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड ही हो गया, व्हाट रोल कैन इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज कैन प्ले इन प्रमोटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग? व्हाट रोल्स? What roles can individual and communities play in promoting the rainwater harvesting? ओके, मुझे ऐसे लगता है कि इंडिविजुअल्स, हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. मुझे ऐसे लगता है कि इंडिविजुअल्स को अपने घरों में इसको करना चाहिए, और जब लोग देखेंगे इसको, और सार्वजनिक जो जगह हैं, मतलब सरकारी जो स्कूलें हैं, स्कूलों में इसको करना चाहिए। हमने 100 से ज्यादा स्कूलों में किया है। इसका एक महत्व यह है कि जब आने वाली जनरेशन है इसे अपनाएगी, तब ये बदलाव आएगा। शायद इतना आसान होते हुए भी हमने इसे आज तक अपनाया नहीं है, हमारे से ये रह गया है। तो हम चाहते हैं कि स्कूलों में इसे करें, और स्कूल में बच्चे जब देखें और उसको जाने, तब वो अपनाएंगे। तो ये तो शुरुआत होगी, और हर सोसाइटी में, हर गांव में, ग्राम पंचायत में और म्युनिसिपल स्कूल में इसको अपनाना चाहिए, ताकि वहां पानी बना रहे, मतलब जितना उनको जरूरत होती है, और वो देख के बाकी लोग भी अपनाएं इसे। पायलट प्रोजेक्ट्स होना बहुत जरूरी है। Got it, sir. तो एक चीज सर ये भी समझ में आई कि आई फील कि जैसे फाइनेंस, हम लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी इंडिया में लेस देन 2% है। तो वैसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इंडिया में अवेयरनेस एज ऑफ नाउ नहीं है लोगों को। तो जो आपने सेशन लिए है वो काफी इंपॉर्टेंट है लोगों को जागरूक करने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग टाइम से थोड़ा आगे चल रहा है, कि नेक्स्ट 10 years में व्हाट डू यू फील इज द फ्यूचर ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? सर, अवेयरनेस तो अभी बहुत अच्छी है तुषार। मैं आपसे कहूंगा कि गवर्नमेंट भी इसमें, जल शक्ति मिनिस्ट्री जब से बनी है, पानी के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसके ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, रेगुलर वाटर टॉक्स हो रहे हैं। मैं भी ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ गवर्नमेंट के साथ में, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग्स करता हूँ। तो अवेयरनेस बहुत है, लेकिन कुछ पायलट्स के लिए मतलब जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे अब पिछले हफ्ते ही जो दाऊदी बोहरा समाज है, उन्होंने ये ऐलान किया कि हर किसी को ये इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। उनके जो गुरु है उन्होंने बताया है, उनके प्रोफेट है उन्होंने। तो ये सब लोगों ने ठान लिया, और अब इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, नासिक में हो रहे हैं, मुंबई में हो रहे हैं, कोल्हापुर में हो रहे हैं। तो सब जगह से मतलब वो लोगों ने डिसाइड किया है कम्युनिटी बेसिस पे कि इसको पहले हम करेंगे, और फिर बाकी कम्युनिटीज के लिए भी करेंगे। तो ऐसी पहल होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस समाज को, दाऊदी बोहरा समाज, जो ये कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर फोरम पर, सरकारी फोरम्स, सोशल फोरम्स है, इसको एक्शन में लाने की जरूरत है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। बैंक भी इसको ग्रीन प्रोजेक्ट करके प्रमोट करे। जैसे सोलार को सब्सिडी, सोलार को फंडिंग किया जाता है, वैसे पानी तो मतलब बिजली से बहुत ज्यादा जरूरी है। आदमी बिजली के बिना जी सकता है, पानी के बिना नहीं। तो इसमें फंडिंग किया जाए, और इसको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि सबको पानी मिले, और हमारा राष्ट्र फिर एक बार पानी के लिए और खेती के लिए नवाजा जाए, आत्मनिर्भर। 10 सालों में ये होने वाली चीज है। अगर हम नहीं करेंगे, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज हम जो बोतल में पानी खरीद रहे हैं, हाँ, इसकी कीमत आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, जब 10 रुपए में 10 लीटर का पानी, मतलब 10 रुपए में 1 लीटर पानी खरीदते थे, तो उसकी जो टैंकर की कॉस्ट है, आप देखिए, वो एक लीटर का पानी अगर 10 रुपए में बिकता है, तो 10 लीटर के लिए 100 रुपया, 100 लीटर के लिए 1000 रुपया, 1000 लीटर के लिए 10,000, और 10,000 लीटर जो टैंकर का कॉस्ट है वो 1 लाख रुपया हो जाता है। और आज 200 ml पानी 6 रुपए में बिक रहा है, वो 3 लाख रुपया टैंकर की कॉस्ट है, जो हम किसी को परवड़ने वाली नहीं है। तो पानी की जो कीमत है, इसे जानिए, कम से कम बोतल आधी ना छोड़िए,
ग्लास आधा ना छोड़िए, शरीर की जरूरत है, 3 लीटर पानी लगता है हर रोज, उसको पूरा पी लीजिए, वेस्ट मत कीजिए, यही मेरा संदेश रहेगा। तो आने वाले 10 सालों में अगर हम इस पर काम करेंगे तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे, वरना तो पेट्रोल जैसा पानी बिकेगा और हमें खरीदना पड़ेगा। तो ये नौबत ना आए, इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप सब मिलके हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें और पानी की समृद्धि लाएं। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच संदीप सर, आपने भी आपके बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए। एंड वी फील कि जो भी हमारे ऑडियंस है एज वेल एज हम भी कुछ इनिशिएटिव्स हमारे साइड से ले आगे फ्यूचर कोलैबोरेशंस करें। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you, Tusharji. Thanks, Kedia ji, for giving me this opportunity. Thank you, Kedia Talks. The entire team, thanks a lot. थैंक यू सर, थैंक यू।